हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमूर एकेडमी में। तो कल अपने बात की थी जैविक खाद के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना और उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोबर की खाद। गोबर की खाद या इसको कह सकते हैं डंग मैन्योर, काउ डंग मैन्योर। अब देखो क्या होता है कि गोबर खाद अब भारत में बहुत पुराने समय से यूज हो रही है, आज की बात नहीं है, बहुत पुराने समय। इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जैसे नाम आ गया, पहला क्या होता है? गोबर। क्या होता है? गोबर यानी कि डंग। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है यूरिन यानी मूत्र। क्या आता है? यूरिन। और थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है कौन सा? बिछावन, जिसको अपने बेडिंग भी बोलते हैं। क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे अपने। ये तीन मेन अपने कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। जो गोबर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखो। इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो होता है लगभग 0.3 से 0.7%। कितना होता है? 0.3 से 0.7%। वहीं अगर इसके अलावा बात करें इसके अंदर फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो होता है वो होता है 0.1 से 0.5%। 0.1 से 0.5%। और वहीं बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम होता है लगभग 0.3 से 0.5%। वहीं अगर बात करें मूत्र में, तो मूत्र में ध्यान रखना 2% जो होता है वो यूरिया होता है। 2% क्या होता है? यूरिया। अगर अपने बात करें कंपोनेंट्स वाइज, तो सबसे ज़्यादा मूत्र में क्या होता है? यूरिया होता है। उसकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 0.4 से 1.35%। फास्फोरस की बात करें तो ये कितना होता है? 0.05 से 0.1%। और वहीं बात करें पोटेशियम की, तो वो होता है, बुक में दे रखा है इसमें 0.5 से 2%। दिया हुआ है 2%। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, और अपने क्योंकि जो बुक में दे रखा है वही लिखेंगे। उसके बाद में आती है बिछावन। अब बिछावन क्या होती है? एक तरह से आप मानो अपने फसलों की जो कूड़ा कचरा बच जाता है वो हो गया, पत्तियां हो गई, पेड़ हो गए, उनकी छाल वगैरह हो गई, ये सारे फसल अवशेष जो होते हैं वो किस में काम आते हैं? बिछावन में। तो बिछावन क्या है? बेसिकली क्रॉप वेस्ट हो गया, बार्क हो गया, या लीव्स वगैरह होगी, ब्रांचेस वगैरह होगी क्रस्ट की हुई, ये सारी किसके अंदर आती है? बिछावन के अंदर आती है। अच्छा, बिछावन का काम क्या होता है? ये वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाती है, या अपने कह सकते हैं वायु संचार जो है प्रदान करती है। वेंटिलेशन यानी कि अपने कह सकते हैं एयरेशन प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये तो हो गए इनके तीन घटक। अब आते हैं पोषक तत्व की बात। तो गोबर की जो खाद होती है उसमें सारे के सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। लेकिन इनकी मात्रा जो होती है दूसरे रासायनिक उर्वरकों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। अगर अपने बात करें तत्वों की बात, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की अगर अपने बात करें, तो देखो कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर। तो नाइट्रोजन जो होता है वो होता है लगभग 0.5 से 10%। ये रेंज दी हुई है, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। फास्फोरस की बात करें तो ये होता है 0.25 से 0.5%। और पोटेशियम जो होता है वो होता है लगभग 0.5 से 1%। तो ये इसमें क्या है? पोषक तत्व। अब गोबर खाद का जो नेक्स्ट आता है वो आता है गोबर खाद तैयार करने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। खाद तैयार करने की विधि, गोबर खाद तैयार करने की विधि, तैयार करने की विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं वो देखो। तो देखो दो तीन तरीके हैं इसके। पहला आता है वर्तमान में प्रचलित विधि। वर्तमान में जो प्रचलित है
वर्तमान प्रचलित जो मतलब प्रेजेंट मेथड है। दूसरी इसमें आती है संशोधित गड्ढा विधि। कौन सी आती है? संशोधित गड्ढा विधि। और फिर तीसरी जो इसमें आती है वो आती है ट्रेंच विधि। क्या आती है? ट्रेंच विधि। तो इंग्लिश में भी इसका नाम यही है, ट्रेंच विधि। अब अगर अपने बात करें वर्तमान में प्रचलित विधि या प्रेजेंट मेथड की, तो वो थोड़ा सा अपने कह सकते हैं फॉल्टी है मेथड। कैसे? पहले तो ये बात करते हैं कि होता कैसे है कि अपने कोई भी जो डंग वगैरह होता है, गोबर वगैरह, उसको इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और कुछ समय बाद में उसी को ले जाकर खेत में डाल देते हैं। अब इसमें कई सारी कमियां हैं। पहला तो क्या होता है कि वो खुले वातावरण में पड़ा होता है गोबर, यानी ओपन एनवायरनमेंट में होता है, तो नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया गैस के रूप में एनवायरनमेंट में या वातावरण में जाती रहती है। पहला लॉस तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब बारिश वगैरह आती है ना, तो पानी उसके ऊपर गिरता है और पानी क्या होता है अपने साथ जो पोषक तत्व होते हैं उनका निष्कासन करके नीचे रह जाता है। यानी कि जब रेन वाटर जब उसके ऊपर गिरता है तो लीचिंग के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, उस खाद में नहीं रहते। तीसरा क्या है कि जब बारिश हो रही थी, आप देखना उस समय जो पानी गिरेगा सारा तो नीचे जाएगा नहीं, कुछ क्या होगा बहकर जो है साइड वाइज निकल जाता है, यानी फ्लो होकर साइड से निकल जाता है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो चले जाते हैं। और उसके अलावा क्या है कि नीचे जो है वो जो खाद होती है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होती। कुछ जगहों पर वो अच्छे से तैयार हो जाती है, कुछ जगहों पर वो अच्छे से तैयार नहीं होती। तो ये अपने कह सकते हैं कुछ एक कमियां हैं जो कि वर्तमान विधि में अपने देखने को मिलती है। दूसरा इसके अंदर जो आती है वो आती है संशोधित गड्ढा विधि। क्या आती है? संशोधित गड्ढा विधि या इम्प्रूव्ड पिट मेथड। ये कौन सी होती है? इसमें देखो एक खड्डा खोदते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है, तो ध्यान रखना इसकी लंबाई होती है 1 मीटर, चौड़ाई होती है 2 मीटर और लंबाई होती है 3 मीटर। लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और गहराई 1 मीटर। ध्यान रखना पहले जो है वो चौड़ाई और गहराई है, दूसरी जो है चौड़ाई है, तीसरी जो है वो क्या है? लंबाई है। ये इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा था आप इसको ऐसे लिख लो 3, 2, 1। क्या लिख लेंगे? 3, 2, 1, यानी 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई का खड्डा होता है। अब इसमें होता क्या है कि इस खड्डे को आप पक्का भी बना सकते हो, कच्चा भी बना सकते हो। अगर चिकनी मिट्टी है यानी जो पक्की मिट्टी होती है थोड़ी, तो उसमें आप जो है पक्का बनाने की जरूरत नहीं, उसमें सीधा ही इसमें जो है किया जा सकता है। होता क्या है कि कुछ एक बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि गड्ढा जो है ऊंची जगह पे बनाना है, मतलब जो रेज्ड प्लेस होते हैं वहां पर बनाना है, और जो शेडेड एरिया होता है यानी छायादार जगह होती है वहां पर बनाना है। अब कारण भरना कैसे है इसको देखो, गड्ढे की भराई जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी फिलिंग कैसे करनी है इसमें। तो सबसे पहले जो अपने को भरना है वो भरना है बिछावन। क्या भरना है? बिछावन, यानी कि बेडिंग। और बेडिंग कितनी लगानी है वो ध्यान रखना, 10 से 20 सेंटीमीटर। कितनी लगानी है? 10 से 20 सेंटीमीटर जो है बेडिंग लगानी है। और उसके बाद में गोबर और मूत्र यानी यूरिन और डंग, गोबर और मूत्र, उसकी एक लेयर लगानी है या परत लगानी है। कितनी? 75 से 100 सेंटीमीटर की लगा दी। उसके बाद में तीसरी परत यानी थर्ड लेयर जो दोबारा बिछावन की आएगी, चौथी फिर गोबर और मूत्र की, फिर नेक्स्ट लेयर बिछावन की, फिर गोबर और मूत्र की। ये इसी तरह से अपने करते जाएंगे। और अब होगा क्या कि अपने खड्डे का जो शेप है वो कुछ इस तरह से बना लेंगे कि ये हो गया खड्डा अपने, ये क्या हो गया? खड्डा। यहाँ पर इस तरह से ये खड्डा हो गया, यहाँ तक तो भर ही लिया। उसके बाद में ऊपर वाली जो शेप है ना वो इस तरह से आकार दे देंगे अपने, गुंबद आकार, डोम शेप। तो ये इस तरह शेप दे देने का फायदा क्या है? इसके ऊपर पानी नहीं रुकेगा, जो भी पानी आएगा फ्लो होकर साइड से निकल जाएगा, यानी साइड से बहकर निकल जाएगा। और इसमें जो है वो कितनी हाइट रखनी है इसकी? लगभग 50 सेंटीमीटर। जो ऊपर गुंबद बनाएंगे उसकी ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे जो लास्ट वाली लेयर होगी उसमें अपने 10 सेंटीमीटर की जो मोटाई की है वो क्या डाल देंगे? मिट्टी डाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा लगभग 5 से 6 महीनों में, कितने समय में? 5 से 6 महीने में खाद बनकर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है।
और उसके बाद में आती है तीसरी ट्रेंच विधि। तीसरी कौन सी आती है बच्चों, इसके अंदर ध्यान देना, ट्रेंच विधि। अब ट्रेंच विधि में क्या होता है, तो ट्रेंच विधि देखो एक तरह से ये मानो कि आप संशोधित गड्ढा विधि है, बस इसमें लंबाई बढ़ा दी अपने। तो इसमें गड्ढे की जो लंबाई लेते हैं अपने, वो लेते हैं लगभग 60 मीटर। चौड़ाई जो है वो कितनी लेते हैं, 1.5 मीटर। और गहराई जो है वो कितनी ली जाती है, 1 मीटर। तो इस विधि में लंबाई और चौड़ाई तो अपने बढ़ा सकते हैं, ये बात ध्यान देना कि लंबाई और चौड़ाई तो उसके अनुसार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन गहराई नहीं बढ़ाई जा सकती। अब इसमें होता क्या है, ये खड्डा है इस तरह से, ये इस तरह से पूरा लंबा खड्डा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले अपने ये 2 हिस्से कर देंगे इसके। पहले इधर वाला खड्डा भरेंगे और इधर वाला खाली रखेंगे। जैसे ये खड्डा भरेगा इसको मिट्टी लगा के कवर कर देंगे और इसको भरना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जैसे ही भरेगा पूरा, इतने में इधर वाले में खाद क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से खाद निकाल लेंगे और इधर वाले खड्डे को फिर दोबारा कवर कर देंगे। ये मान लो ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। तो ए जब पूरा भरा गया तो बी से खाद निकाल कर बी को शुरू कर लेंगे। जितने में बी भरा जाएगा इतने में ए में खाद तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमें पूरे साल भर जो है वो खाद मिलती रहती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रेंच मेथड। अब आते हैं अपने की सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है उसकी पहचान क्या होती है। फुल्ली प्रिपेयर्ड मैन्योर की आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन क्या होती है आइडेंटिफिकेशन फुल्ली प्रिपेयर्ड मैन्योर की, या पूरी तरह से तैयार खाद की पहचान क्या है, तैयार खाद की पहचान। तो ध्यान रखना पहली पहचान तो इसकी ये है कि इसमें से कोई स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं होती, कोई भी बदबू नहीं आती, यानी स्मेल नहीं होती। दूसरी इसकी जो पहचान है वो ये आती है कि जो पूरी तरह से तैयार खाद होती है उसमें सारा एक ही कंपोनेंट होते हैं, ऑल कंपोनेंट मिक्स्ड होते हैं, यानी कि सभी घटक समान होते हैं, सभी घटक समान होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें घटक जो अलग अलग दिख रहे हो, कोई भी घटक अलग दिखाई नहीं देता। तीसरी जो इसके अंदर आती है पहचान, वो अपने ये कह सकते हैं वो इसके कलर से आती है। तो जो पूरी तरह से तैयार खाद होती है उसका रंग हल्का भूरा होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है भाई, इसका ध्यान रखना, लाइट ब्राउन कलर या हल्का भूरा रंग इसके अंदर होता है। और ये भुरभुरी हो जाती है, क्या हो जाती है, भुरभुरी, यानी ग्रैन्युलर, क्या हो जाती है, ग्रैन्युलर हो जाती है। तो ये इसकी क्या है, कुछ एक पहचान है या आइडेंटिफिकेशन है कि जो मैन्योर है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है या नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर आती हैं अपने कह सकते हैं प्रयोग विधि, क्या आती है, प्रयोग विधि, यूजेज मेथड। तो कैसे यूज करना है, तो अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो गोबर की खाद होती है वो अपने कह सकते हैं स्थूल खाद है, यानी बल्कि मैन्योर है, इसीलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज की जाएगी। तो ध्यान देना, जो नॉर्मल क्रॉप्स होती है, साधारण फसल जो होती है, साधारण फसल नॉर्मल क्रॉप्स जो होती हैं, उसके अंदर इसकी जो क्वांटिटी यूज की जाएगी वो कितनी होगी, 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। वहीं सब्जी वगैरह अगर कोई हो, सब्जी की अगर कोई फसलें होती है उसमें कितनी यूज की जाएगी, ज़्यादा यूज की जाएगी, 20 से 25 टन पर हेक्टेयर। और अब ये यूज कब करनी है, बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले, 3-4 सप्ताह पहले, 3 to 4 weeks before showing the seeds, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी 3 से 4 सप्ताह पहले इसका अपने यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है पूरी तरह से मिक्स होके सोइल के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर अपने काऊ डंग मैन्योर वाला टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।